ओडिशा का अगर कोई नागरिक है जो विधानसभा लोकसभा का वोट एक साथ कास्ट करता है, बाकी राज्यों की तुलना में उसका अधिकार कहां कम हो जाता है? अधिकार कम नहीं हो जाता, लेकिन क्षेत्रीय मुद्दे तो दब जाते ना आयुष जी। कैसे दबा? ये तो पहली बार हुआ कि ओडिशा में बीजेपी सरकार में आई है, या आंध्र प्रदेश में आप देख लीजिए, वहां तो उल्टा ही पैटर्न रहा है। दिल्ली का देखिए आप, थोड़ा फर्क जरूर है, लेकिन हमने देखा कई बार उल्टा चुनाव होता है, विधानसभा में अलग, लोकसभा में अलग पैटर्न। ठीक है, लेकिन एक परिस्थिति को और ये मतदाता की जागरूकता पर भी तो ये प्रश्न उठाया जा रहा है अखिलेश जी। अगर ये कहा जाए कि एक ही तरह के मुद्दे हो जाएंगे, एक ही तरह के नैरेटिव हो जाएंगे, तो हमारा मतदाता इतना होशियार तो है कि वो विधानसभा में अलग पार्टी को वोट करता है एक राज्य में, लोकसभा में अलग पार्टी को वोट करता है। इस बार थोड़ी परिस्थितियां बदली जरूर है, लेकिन ये इसकी संख्या ज्यादा। मैं रोहन जी आऊंगा, अखिलेश जी बहुत छोटा सा जवाब, फिर प्रोफेसर साहब के पास जाऊंगा। जो मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने और धर्मेंद्र यादव जी ने जो कहा है, ये लोकतंत्र के जो आम जनता के जो अधिकार हैं, उस पे इनडायरेक्ट वे में डकैती का काम सरकार। तो मैं वही पूछ रहा हूं कि अधिकार कहां खत्म हो रहे हैं दो राज्यों की तुलना में अखिलेश जी? जनता के पास आप 3 बार जाने से, 4 बार जाने से जो सर मैंने उसमें तो मैंने पूछ ही लिया कि दो राज्यों के लोगों के पास कहां अधिकार कम है। ठीक है, रोहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए आप, फिर प्रोफेसर सुबेद के पास में जाऊंगा। देखिए, आपने जो आयुष जी का, उसी बात को मैं आगे बढ़ा कि हमको जनता के विवेक पे सवाल नहीं उठाना चाहिए। अगर आप दिल्ली की बात समझे, अगर लोकसभा में लास्ट टाइम 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, 707 बैठक पे भाजपा जीती थी लोकसभा में, उसी के सिर्फ 6 महीने में चुनाव आया। ठीक है, उसमें आपने देखा परिवर्तन। हरियाणा में जहां पे भाजपा को 19 में लैंडस्लाइड विक्ट्री थी, वहां पे जो स्टेट में चुनाव अलग है, महाराष्ट्र में अलग, तो जनता समझती है। ये कहना है कि नहीं, साथ में चुनाव होने से जनता जो है कंफ्यूज, बिल्कुल ये इलॉजिकल बात है। हमको इसको होलिस्टिक मेजर में देखना चाहिए कि जनता के लिए क्या जरूरी है। क्या 3 चुनाव के पीछे 18 महीने इलेक्शन मोड में रहना जरूरी है, या 4 साल और 9 महीने का प्योर परफॉर्मेंस और 3 महीने में सारे चुनाव खत्म हो, वो जरूरी है। ये समझना होगा। ठीक है, हर चीज में विरोध नहीं करना। प्रोफेसर सुबोध, जो बीजेपी एक बड़ा सवाल उठा रही है कि ये तो जेपीसी में जाना ही था, हमने पहले ही कह दिया, तो फिर विरोध क्यों? कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म क्यों नहीं हो सकता? और क्या कोई ऐसा मुद्दा हो सकता है देश में जहां देश की बात हो और विपक्ष पक्ष बैठकर शांति से चर्चा कर सके, जैसा भी हम लोग कर रहे हैं? मुझे लग रहा है कि अच्छी चर्चा चल रही है। प्रोफेसर साहब देखिए, जैसा कि अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जेपीसी में ही जाना ही था, तो विरोध क्यों हो रहा है? नहीं तो सदन में ऑन रिकॉर्ड कहा गया, इंट्रोड्यूस करते ही। ये सबसे मजबूत विपक्ष है। बोलिए बोलिए। जी हाँ, आजाद भारत का सबसे बड़ा मजबूत विपक्ष है, और यहाँ पे सत्ता पक्ष को आकर डिबेट और डिस्कशन करना ही चाहिए और करना ही पड़ेगा। जैसा कि 2019 से लेके 24 तक ये जो लोकसभा चला, पिछला लोकसभा 336 जो है बिल पास हुए, जिसमें डिबेट या डिस्कशन 90% में नहीं हुआ। यहाँ तक कि एग्रीकल्चर बिल हो या एजुकेशन बिल हो, बुलडोज कर मेजॉरिटी के साथ ये लोग पास करते थे। लेकिन यहाँ पे डिस्कशन की आवश्यकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर के साथ जो अभी बातें आप कर रहे हैं, फेडरल स्ट्रक्चर के साथ जो विल ऑफ पीपुल है, जनमानस की जो भावना है, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने अटैक किया है। और ये भारतीय जनता पार्टी का ही नहीं, आरएसएस का भी यही रहा है कि केंद्रीय जो है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करे और फेडरल स्ट्रक्चर को डिमोलिश करे। जैसा कि आप जानिएगा, इस बिल में जो है आर्टिकल 82, 83, 172 और 327 तीनों में आपकी बात बिल्कुल सही है, चाहे वो वक्फ का हो, जेपीसी में गया वो। सुनिए ना प्रोफेसर साहब, थोड़ी आप तक आवाज मेरी देर से पहुंच रही है, 2-3 सेकंड, इसलिए थोड़ा सा रुकिएगा। बिल्कुल गया, कृषि कानूनों पर सरकार को वापस लेना पड़ा, लेकिन इस मामले को लेकर जो कमेटी गठित की गई थी उसमें अधीर रंजन चौधरी साहब को जगह दी गई थी। वो नेता प्रतिपक्ष नहीं थे, इसके बावजूद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते उनको मौका दिया गया। वो अपनी बात रख सकते थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो उसमें विपक्ष को साथ लाने वाली कोशिश नहीं थी। इस वाले मामले में कम से कम ये नहीं होता है। कृषि कानून में आपकी बात वजनदार है, बोलिए। आप देखिए ना, 79th स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट देखिए 2015 का। उसमें कहा गया कि भाई ये 1 नेशन 1 इलेक्शन इज नॉट डिजायरेबल फॉर इंडिया, ये फिजिबल भी नहीं है, डिजायरेबल भी नहीं है। उसके बावजूद भी सरकार, ये 2015 में उन्हीं की सरकार थी, और स्टैंडिंग कमेटी ने ये रिपोर्ट में कहा हुआ है इस बात को लेकर। जहां तक बात रही कि ये अभी कह रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता कि भाई 4 साल 9 महीने हम लोग काम करेंगे, तो अगर कोई सरकार अगर गिर जाती है 2 साल के अंदर में, तो इलेक्शन फिक्स टर्म है,
इलेक्शन तो होगा ही होगा, इलेक्शन तो होना ही होना है, लेकिन जो ये फिक्स टर्म की बात है तो जनता का जनमानस का जो भावना है उसको जो है जनता नहीं इलेक्शन कमीशन जो डिटरमाइन कर रही है। यहाँ पे ये एक बहुत ही बड़ा लेकिन प्रोफेसर सुबोध सुनिए ना, इसमें भी है कि कोई विधायक अगर किसी का असमय निधन हो जाता है, कोई विधायक इस्तीफा दे देता है, पार्टी बदल लेता है, वहां पर भी उतने ही फिक्स टाइम के लिए इलेक्शन होता है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, विधानसभाओं में भी, विधान परिषद में भी। करना चाहती है, बुलडोज करना चाहती है सभी भावनाओं को। मैं ये कह रहा हूं सर कि ये फॉर्मेट तो पहले से ही है सदस्य के लेवल पर। लोकसभा का कोई सदस्य अगर अपनी सीट वैकेंट करता है या हो जाती है उसके निधन की वजह से, तो फिर उतने ही दौर के लिए, उतने ही टाइम के लिए चुनाव होता है वहां पर। ये फॉर्मेट तो ऑलरेडी है और इसमें सिर्फ बीजेपी को ही फायदा मिलेगा, कांग्रेस शासित या विपक्ष शासित राज्यों को फायदा नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। नहीं बोलिए। ये फायदा और घाटे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रेजरी बेंच को फायदा होगा या ऑपोजिशन की फायदा होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो 5 साल के लिए जो फिक्स टर्म है उसको आप किस तरीके से निगेट कर रहे हैं। मान लिया कि अगर 2 साल के लिए कोई सरकार चली और गिर गई, 3 साल में कोई दूसरी सरकार आ गई 3 साल चलाने के लिए, तो उसका जो विजन है, उसका इंथुसियाज्म है 5 साल नहीं वो 3 साल का होगा। उसका एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स है, उसमें जो है कहीं ना कहीं जो है दूरदृष्टा नहीं रहेगी। इस कारण से भी है कि जो जनमानस की जो भावना है और संविधान के निर्माताओं ने जो सुनिए ना, अगर कोई सरकार बीच में गिर जाती है जैसे कि मध्य प्रदेश में हुआ, कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, प्रोफेसर साहब सुनिए, प्रोफेसर साहब मध्य प्रदेश में कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, 2 साल लगभग रहे वो, उनकी सरकार गिर गई। शिवराज सिंह चौहान है 3 साल तक रहे। तो ये तो ऑलरेडी है, मैं वही कह रहा हूँ कि ऑलरेडी इसमें कोई नया इंट्रोडक्शन नहीं है। अपने लोकतंत्र में ये सारी चीजें पहले से ही चल रही हैं। 3 साल तक रहे लगभग शिवराज सिंह मुख्यमंत्री। नहीं, इसमें नया इंट्रोडक्शन है ना। इसमें नया इंट्रोडक्शन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है राष्ट्रपति जी को लिखेगा कि भाई ये टर्म जो है किस तरीके से हम फिक्स करें। नाइस पॉइंट, ठीक है। इसी का जिक्र रायकवार साहब ने किया था। रोहन जी फिर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। ये सवाल मैं आपका पूछूंगा उनसे, रोहन जी से मैं जुड़ता हूँ, जब जुड़ेंगे वापस उनसे सवाल पूछूंगा। लेकिन रमनीश जी, कई सारी चिंताएं आप समझ रहे हैं ना कि फिजिबल है कि नहीं, यही सबसे बड़ी चिंता कि व्यवहारिक है या नहीं है। आप 3 महीने 10 दिन यानी 100 दिन में इलेक्शन कराने की बात जब कह रहे हैं तो वो ऑलरेडी 1 नेशन 1 इलेक्शन है कि नहीं, यही डिफाइन नहीं हो रहा है। मुझे लगता है इसका बहुत अच्छा प्रमाण तो मुझे लगता है 1952 से लेकर 67 के बीच में ही पता चल गया होगा कि आप देखिए कि एक लंबा समय होता है, एक लंबा अंतराल आप देख सकते हैं कि 1952 से लेकर 67 तक आप देखिए एक साथ चुनाव हुआ करते थे। लोकसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, चाहे पंचायत की बात करें, ये सारे एक साथ होते थे। तो फिजिबिलिटी कहीं ना कहीं देख रही होगी वहाँ पर भी। चूंकि संविधान निर्माता की बात करें तो उनका भी मिजाज यही था कि एक साथ चुनाव होने चाहिए। विधि आयोग की बात करें तो बीपी जीवन रेड्डी जो है 1999 में मई में उन्होंने रिपोर्ट जो दिया था 170वीं रिपोर्ट, उसमें भी इस बात का उन्होंने जिक्र किया था। इस बात का उन्होंने जिक्र किया था कि ये जो है लोकसभा और विधानसभा का चुनाव, मुझे लगता है इसका चक्र होना ही नहीं चाहिए। एक साथ चुनाव की उन्होंने वो वकालत की थी। उसके बाद 1983 में भी ये रिपोर्ट लॉ कमीशन की बात करें, इलेक्शन कमीशन ने जो सबमिट किया था। फिर 1987 में लॉ कमीशन ने रिपोर्ट जो दिया था। फिर 2003 की भी बात करें, लॉ कमीशन ने जो रिपोर्ट दिया था उसमें एक साथ चुनाव कराने की उन्होंने वकालत करी थी। फिर बात करते हैं कि आप ये लगातार इस बात को उठाया जा रहा है कि 1967 से पहले जो चुनाव हो रही थी, इसको आप क्या मानेंगे? तानाशाही की जा रही थी क्या? अभी जब आप कहते हैं कि संविधान का गला घोट दिया जाएगा, जनता के हित की बात नहीं की जा रही है, इसमें मुझे लगता है संविधान का कत्ल हो जाएगा और खास करके दलित विरोधी है, मुसलमान विरोधी, आपको कहाँ से लगता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन जो है संविधान विरोधी, मुसलमान विरोधी, दलित विरोधी हो सकता है? क्या मुसलमानों को हक छीन लिया जाएगा? क्या वोटिंग अधिकार उनका खत्म कर दिया जाएगा? यदि इस तरह की बात आती है तो आप इस सवाल को उठा सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 1.5 जो है आपका जीडीपी की बात करें तो इसमें सेविंग होगी, वो यानी कि विकास के कार्यों में ही लगेगा। सर, इसका एक दूसरा तर्क दिया, रमनीश मैं आपसे ही बात कर रहा हूं, इसमें दूसरा तर्क ये दिया जा रहा है कि भाई चुनाव होता है, नेता आता है, प्रचार करता है, वो गाड़ी अपनी निकालता है, बैनर पोस्टर छपते हैं, खाना वाना भी बनता है, रैली वैली आप देखते ही कैसे होता है। सुन रहा था तो ये तो बार-बार चुनाव से भी सबको फायदा हो ही रहा है ना। मैं सपा के प्रवक्ताओं की इस बात को, उन्होंने बार-बार दलील इस बात को दोहराया कि हम 3 बार जाएंगे। अरे 3 बार क्यों? 30 बार जाइए आप।
जनता के बीच में जाने से आपको रोक कौन सकता है? आप विकास के मुद्दे को लेकर के जाइए ना जनता के बीच में, लेकिन आप जनता के बीच में आप जाते कहां हैं? जब जब चुनाव की बात आती है आप वोट मांगने के लिए चले जाते हैं, इसे कहते हैं तानाशाही। आप जनता के बीच में आपको बहाने नहीं चाहिए। आयुष जी बहुत सारे नहीं तर्क में मेरे सवाल का जवाब अभी बहुत सारे हैं। बार बार चुनाव होता है तो बार बार इकोनॉमी में पैसा आ भी तो रहा है, लिक्विडिटी आ रही है थोड़ी सी। और आयुष जी 1 मिनट और मैं लेना चाहूंगा। अभी फिर से मैं दोहराना चाहूंगा कि संविधान विरोधी और तानाशाही की बात की जा रही थी, तो एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि 42वां संशोधन हुआ था 1976 में। वोटिंग उनको जो है चुनाव लड़ने का अधिकार से रोक लगा दिया था इंदिरा गांधी जी को। उन्होंने 42वां संशोधन किया था 1976 में। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट को भी पलट दिया था इंदिरा गांधी जी। उसे कहते हैं तानाशाही। फिर उसके बाद बात करें, आप धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है संविधान में जोड़ा गया, और धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं है वो। हिंदुओं को सिर्फ आप देखिए, हिंदू और हिंदू धर्म को उसके ऊपर नकेल कसने के लिए धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। उसके बाद नहीं, अभी बस 2-3 पॉइंट और है। हिंदू मंदिर और मठ पे, हिंदू मंदिर मठ और संस्थानों पे लंबी चर्चा हो जाएगी रमेश जी, मेरा सवाल था इसी के इर्द गिर्द वो भी संविधान और तानाशाही कही जाएगी। और यूसीसी को आप देखिए कि दरकिनार इन्होंने कर दिया गया। इसके बाद इन्होंने क्या, हज सब्सिडी जो है जारी रखने की बात की गई। इसमें देखिए बहुत सारे ऐसे चीजें जो जोड़ी गई संविधान को। पर रायकवार जी से कांग्रेस प्रवक्ता से जवाब लेता हूं। संविधान में कांग्रेस प्रवक्ता से भी मैं इस पर जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले सारे जनता विरोधी